बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महाजन की पत्नी अपने 3 बेटे और बहुओं के साथ रहती थी। सुखी परिवार था, सब लोग आराम से रहते थे। यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर उन्होंने बड़ा घर बनाया था कि जिसमें सारा परिवार सुख से रह सके। माँ की आवाज में गर्व था। हाँ, मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह अपने खेतों पर जाना अब भी याद है। मुझे खलिहानों में काम करना बहुत भाता रहा है। वह किसान का बेटा था और अपने पिता की ही तरह खेती बाड़ी करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना आदि। फिर भी अपनी जमीन, अपनी मिट्टी में उसे बहुत प्यार था। माधव और राधे आगे पढ़ना चाहते थे। माँ अपने दोनों बड़े बेटों की तरफ देखती हुई बोली, और तुम्हारे पिता को दोनों की सफलता पर बहुत खुशी भी थी, पर जमीन के प्रति तुम्हारे इस प्यार की वह बहुत कद्र करते थे और इसीलिए अपने आखिरी समय में उन्हें किसी तरह का दुख या क्लेश नहीं था। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि इस जमीन जायदाद का बंटवारा न हो और इस विशाल घर में तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहो। हाँ माँ, हम कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। माधव उनका ज्येष्ठ बेटा पंडित था। गांव और उसके आसपास के लोग माधव से कई मामलों में राय लेने आते थे, सो माधव का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। राधे वकील था और वकालत से उसे भी अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती थी। मुश्किल यह थी कि बंशीधर का काम मेहनत का काम था। वह सुबह से शाम तक खेती में रहता। उसके मुकाबले बाकी दोनों भाई काफी आराम की जिंदगी जी रहे थे। इससे बंशीधर की पत्नी बहुत दुखी थी। मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है। वह खेतों से लौटा ही था और भोजन के बाद खाट पर पड़ा सुस्ता रहा था। उसने हमें अपने घर पर छुट्टियां बिताने का न्योता दिया था। कुछ देर पहले ही उसने अपना घर बनाया है और वहाँ गृह प्रवेश करना चाहता है। पर मैं कैसे जा सकता हूँ? बंशीधर थकी हुई आवाज में बोला। इतना काम जो पड़ा है। अब सदा यही कहते हैं। पत्नी कुछ तमक कर बोली, तो क्या हम सभी कहीं नहीं जा पाएंगे? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम किए देता हूँ। बंशीधर की पत्नी कुछ अड़ियल स्वभाव की थी। जाएंगे तो दोनों, वरना कोई नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या आपने ही सब काम करने का ठेका लिया है जबकि आपके भाई लंबी तान कर पड़े रहते हैं? वह चिढ़कर बोली। आखिर आप तो उनके हिस्से की जमीन की भी देखभाल करते हैं और वे अपनी बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां काटने यहाँ वहाँ चले जाते हैं, और एक हम हैं जो हमेशा यहीं अटके रहते हैं। ये तो अन्याय है। बंशीधर की आंखों में अब नींद कहाँ। तो मेरी बात मानिए, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सके। उससे आपको अपने लिए कुछ समय भी मिलेगा। फिर तो बंशीधर के कानों को हर रोज यही बात सुननी पड़ती और बंशीधर को लगा कि शायद उसकी पत्नी ही सही है। मेरा काम मेरे भाइयों के काम से ज्यादा अहम है। मेरी ही वजह से दोनों इतने ठाट से आराम से रहते हैं, उसने सोचा। बंशीधर ने माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में से उसका हिस्सा चाहिए। माँ को सुनकर धक्का लगा। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। यकायक क्या हुआ? अगर बंसी यही चाहता है तो यही सही। माधव शांत स्वर में बोला। ठीक है, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो बंसी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि खेती बाड़ी बहुत महत्वपूर्ण और मेहनत का काम है, पर बाकी काम उतने ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण होते हैं। इस बात का एहसास तुम्हें जल्दी ही हो जाएगा। जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार किए गए। बंशीधर बहुत बढ़ चढ़कर सब चीज सीख समझ रहा था, जबकि उसके भाई चुपचाप यह तमाशा देख रहे थे। एक दिन उनकी माँ बोली, मेरे बच्चों, किसी भी जरूरी काम को करने से पहले पूरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना हमारी परंपरा रही है। कल हम सब लोग वहां चलेंगे और फिर लौटकर बंटवारे का काम संपन्न करेंगे। बेटों ने बात मान ली और अगले दिन अपनी पत्नियों और माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़े। मंदिर में दर्शन के बाद वे लौट ही रहे थे तो माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ और भूख भी लग रही है। आगे चलने से पहले यहाँ बैठकर कुछ खा लेते हैं और आराम भी कर लेते हैं। गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान भी थी।
जब तीनों भाई रुपयों की थैली ढूंढने लगे तो थैली नदारद। ओह, मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसे माँ को सौंपा था। माँ ने भी थैली को बहुत ढूंढा पर उसका नामो निशान भी न मिला। अब क्या करें? अब तो एक ही उपाय है, मैं बहुओं के साथ इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों को गाँव जाकर कुछ काम ढूंढना होगा और कुछ पैसे कमाकर लौटना होगा। पैसे के बिना न तो हम कुछ खा पाएंगे न घर लौट पाएंगे। बेटों ने राय मान ली। तीनों भाई 3 अलग अलग दिशाओं में गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते बंसीधर को कुछ लोग मिले जो किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। क्या बात है मित्रों, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमा रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है, एक गांव वाला बोला। बंसीधर कुछ देर सोचकर बोला, अगर मैं आपको यहाँ धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? चांदी की 100 मुद्राएं। गांव वालों ने खुशी से कहा। बंसीधर तो बहुत निपुण किसान था, बोला, गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से बंसीधर की बात सुन रहे थे। फिर उन गोलों को इस जमीन में डाल दो, गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएंगे। गांव वालों ने उसे धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक 100 मुद्राएं दे दी, जिन्हें लेकर बंसीधर मंदिर लौट आया। इधर चलते चलते राधे ने भी पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। वैसे तो बहुत संपन्न दिखता था पर किसी वजह से परेशान था। किस बात की चिंता है मित्र? तुम उदास दिखते हो। क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? जी, अगर आप कर सके तो। हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने हमारी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली भी थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। हमने फैसला किया कि बिल्ली हम सबकी साझी होगी, लेकिन चारों भाई उसकी एक एक टांग के मालिक होंगे। कहते हुए वह रुका। बहुत अच्छा। एक दिन बिल्ली छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से आई थी। राधे को मामला बहुत रोचक लग रहा था। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल से भीगी हुई पट्टी बांध दी। मेरी बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी, सो वह चूल्हे के पास जाकर सो गई। तो तुम इस कारण से इतनी दुखी हो? राधे इस अनोखी कथा का अंत जानने के लिए उत्सुक था। यहाँ से तो मेरे दुख की कहानी शुरू होती है। एक चिंगारी उस तेल सने कपड़े पर पड़ी और उसने आग पकड़ ली। वह रुक गया और राधे की ओर देखने लगा। फिर क्या हुआ? वहाँ से आग आसपास के घरों में फैल गई और सब जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर मढ़ दिया और मामला पंचायत में चला गया। पंचायत में क्या हुआ? पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही पूरा करना होगा, पर मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं है। राधे वकील था, गहरी सोच में पड़ गया और जल्दी ही समस्या का बहुत सरल हल ढूंढ लिया। उसने कहा, चिंता न करो मित्र, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? चांदी के 500 सिक्के। तो ठीक है, जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। जब राधे गांव पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे अच्छी खासी भीड़ जमा थी। सबकी बात सुनने के बाद राधे बोला, क्या यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी कि इसका कारण उसकी जख्मी टांग पर बंधी हुई पट्टी है? हाँ, क्या आप मानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही आग लगी और घर जल गए? हम मानते हैं। बिल्ली अपनी जख्मी टांग पर तो भाग नहीं सकती थी, उसकी 3 टांगें जो ठीक थी उनकी वजह से ही वह भाग सकी। राधे अपने शब्दों पर असर देखने के लिए थोड़ा सा रुका। हाँ, सच है, अपनी 3 ठीक टांगों पर ही वो भाग सकी। तो फिर पंचायत फैसला करे कि आग लगने का नुकसान कौन चुकाएगा। राधे की बुद्धि ने सबको अचंभे में डाल दिया और सभी हामी में अपना सिर हिलाने लगे। फैसला हुआ कि 3 टांगों के मालिक ही हर्जाना भरेंगे। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने राधे को चांदी की 500 मुद्राएं दे दी। राधे पैसे लेकर मंदिर लौट आया।
इस बीच माधो, जो सबसे बड़ा था, ने भी चलते चलते एक घर से किसी के रोने की आवाज सुनी। वह घर बहुत बड़ा था और उसके बाहर एक दरबान भी खड़ा था। ऐसे आलीशान घर में रहने वाला रो क्यों रहा है? कौन रहता है यहाँ? उसने दरबान से पूछा। श्रीमान, यहाँ राजा के मंत्री महोदय रहते हैं। दरबान बोला। क्या आप मुझे उनके पास ले चलेंगे? दरबान मंत्री से आज्ञा लेकर माधो को घर के भीतर ले गया। स्वयं मंत्री महोदय अश्रुपूर्ण हो रहे थे। क्या बात है मंत्रीवर? यदि आप मुझे अपना कष्ट बताएं तो शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। राजा लोग भी अजीब संकी होते हैं। मंत्री ने माधो को देखकर और उसके शब्दों से अनुमान लगाया कि वह एक विद्वान पुरुष है। हमारे राजा ने मुझे उनके हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा करने में असफल रहा तो मेरा सिर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। इतना कहकर मंत्री फिर रोने लगा। कुछ देर सोचने के बाद माधो बोला। चिंता न करें पूज्यवर, यदि हाथी का वजन पता लगाने में मैं आपकी सहायता करूं तो मेरा पुरस्कार क्या होगा? मंत्री तो मंत्री था, उसने भी अपने रुतबे को ध्यान में रखकर जवाब दिया। 1000 स्वर्ण मुद्राएं। वह शान से बोला। माधो ने मंत्री से कहा कि उस हाथी के पास ले जाए। वहां से हाथी को एक ऐसे नदी के किनारे ले जाया गया जहां बहुत सी नौकाएं खड़ी थी। कृपया महावत से कहिए कि हाथी को नाव में खड़ा करे। ऐसा करते ही नौका पानी में धंसने लगी और जब धंसना रुक गया, जहां तक नौका धसी है कृपया वहां निशान लगाइए। अब हाथी को बाहर निकालकर उसे बड़े बड़े पत्थरों से भर दीजिए और तब तक भरते रहिए जब तक नाव पुराने लगे हुए निशान तक धंस न जाए। इन पत्थरों को तौलिए, इनका वजन हाथी के वजन के बराबर होगा। मंत्री महोदय इस कदर खुश हुए कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ उन्होंने माधो को कुछ और भी वस्तुएं भेंट दी। माधो उन्हें लेकर मंदिर लौटा, जहां सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। चलने की तैयारी करने लगे। तभी माँ ने पैसों की वह गुमी हुई थैली निकालकर अपने बेटों और बहुओं को दिखाई। मैंने जानबूझकर इसे छिपा दिया था। उसका स्वर गंभीर था। मैं तुम्हें सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि हर काम अच्छा है और हर काम का अपना महत्व है। बंसी, मुझे आशा है कि तुम समझ गए होगे कि तुम्हारे भाई भी बहुत कमाते हैं, जो सारे परिवार के भरण पोषण के काम आते हैं। बंसीधर और उसकी पत्नी को बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने परिवार को बांटने की बात सोची। फिर सब घर लौट आए और कई वर्षों तक एकजुट होकर रहे। बुद्धिमान माँ को संतोष था कि उसके परिवार में जो छोटी सी दरार पड़ गई थी वो अब भर चुकी है।